नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में आप देखिए कि कल की बड़ी तेजी के बाद आज शुरुआती दौर में गोल्ड का मार्केट करीब 400-450 रुपए नीचे था, लेकिन उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई है और अब महज 21 रुपए की कमजोरी गोल्ड में रह गई है। 15 रुपए की आप कह सकते हैं, 58,321 के स्तर पर आ गया है गोल्ड। और ग्लोबल मार्केट में तो $8 की तेजी आ गई है, हरे निशान में है, तो बहुत तेज रिकवरी। माल्या जी, प्रथमेश माल्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त एंजल वन के। प्रथमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए कि क्या जिस रफ्तार से गोल्ड का मार्केट रिकवर हो रहा है, क्या इस भाव पर भी बाइंग करना ठीक रहेगा गोल्ड में? नमस्कार उज्जैन जी, मेरे ख्याल से मोमेंटम काफी अच्छे से स्ट्रांगली बिल्डअप हो रहा है इस काउंटर में, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। तो यस, अगर आप यहाँ पे 58,120 58,150 के रेंज में है तो इस काउंटर में स्ट्रांगली बाय का यहाँ पे ट्रेड का स्टॉप है 57,900 का और टारगेट रहेंगे 58,600 पे। मेरे ख्याल से मोमेंटम अभी बना हुआ है, ऊपर के भाव 58,600 तक वापस दोबारा देखने को मिल सकते रखिए। और इस पर गोल्ड में बहुत ही मामूली कमजोरी दिख रही है। हाँ, 58,600 के टारगेट के लिए 58,120 के स्तर पर आपने गोल्ड में दी है। 57,900 के स्तर स्टॉप लॉस सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चांदी की बात कर लेते हैं। माल्या जी, चांदी पर क्या, सिल्वर में? चांदी में भी करीब और 1000 से 1200 रुपए की यहाँ पे तेजी और दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहते हैं तो मई बातें 67,200 पर एंट्री करें, 66,500 का स्टॉप लगाए, टारगेट 68,300 का रखें। इसमें भी मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बिल्ड हो रहा है। ओके, ठीक है। चलिए, हमारे साथ अनुज गुप्ता भी हैं, IIFL सिक्योरिटीज के। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मेरा सवाल क्रूड को लेकर होगा। कच्चे तेल में देखिए क्या तेज गिरावट आई है, 7% से ज्यादा कल क्रूड के दाम गिरे थे। आज भी मार्केट आप देखिए फ्लैट है, मतलब अब एक बार फिर से ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। भाव 74 के नीचे आ गया ब्रेंट एक बार फिर से। क्रूड में क्या करें सर आज के लिए? मिथुन जी, गुड इवनिंग। देखिए, क्रूड में सेंटीमेंट एक नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। जैसा हमने कल भी देखा था कि क्रूड के भाव कल ऑलमोस्ट 5500 तक आते हुए दिखाई दिए थे। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी थोड़ा सा नेगेटिव है, सप्लाई साइड स्ट्रांग है। साथ में देखें तो जो डिमांड कंसर्न है वो थोड़े से लोअर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि क्रूड में आज भी एक ट्रेंड डाउन देखने को मिल सकता है। तो करीबन 5650 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 5810 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे में 5450 5400 तक देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि आपको जल्दी ही WTI का रेट नीचे $65 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल सेल राइज का मार्केट क्रूड में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए कच्चे तेल पर। लेकिन अब एक खबर जो गेहूं और आटा को लेकर लगातार आ रही है, इसको लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है कि आगे गेहूं के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे और आटा में क्या होने वाला है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जैन साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं रूरल फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि नई फसल की आवक शुरू हो गई है सर, क्या उम्मीद की जाए कि अब गेहूं के दाम जी आटे के दाम कम होंगे? जी बिल्कुल कम होंगे। नई फसल कई मंडियों में मध्य प्रदेश में आना शुरू हो गई है और बाकी उत्तर प्रदेश और पंजाब सब में भी महीने के आखिर तक नई फसल आ जाएगी। तो उसका नेचुरली इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले समय में गेहूं के दाम भी कम होंगे और आटे के भी दाम की मात्रा में कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे गेहूं के आटे के? गेहूं के देखिए दाम जो पहले चल रहे थे उससे तो ऑलरेडी, चूंकि ओपन सेल की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करी थी उसके चलते ऑलरेडी दाम 6 से 8 रुपए नीचे आ चुके हैं। और अब आने वाले समय में मैं हो चुका है 100 रुपए और नीचे गेहूं जा सकता है। 100 रुपए क्विंटल। और आटे में सर? आटे में भी लगभग मान के चल भी आने की पूरी संभावना है सर। 100 रुपए की प्रति के दाम भी कम होंगे, 1 रुपए किलो होंगे जब। हाँ, 1-1 रुपए किलो दोनों में।
1 रुपए में सर कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, 1 रुपए में क्या होगा? नहीं ऑलरेडी, नहीं वो बात आपकी सही है, बट ऑलरेडी गेहूं के दाम जो है 6 से 8 रुपए पहले कम हो चुके हैं। और अच्छा। उसी मात्रा में ऑलरेडी जो आटा पहले ऊंचा चला गया, तो वो आटा ऑलरेडी नीचा आ चुका है। क्योंकि अच्छा। ओपन सेल की जो पॉलिसी आई है उसके तहत काफी मात्रा में गेहूं और आटे दोनों के दाम घट चुके हैं। अच्छा, अभी अब तो मंडियों में देखिए क्या जो भाव है नया सर? फसल आ अभी रही है, मंडियों उसके में कारण गेहूं का जो क्या भाव है जैन साहब? मंडियों में गेहूं क्या भाव बिक रहा है अभी? मंडियों में लगभग 2200 रुपए के आसपास मंडियों में भाव मिल रहा है। 2200-2250 की रेंज में मंडियों में माल मिल रहा है, एमएसपी क्या है सर? जो कि अभी और कम हो जाएगा क्योंकि अभी प्रचुर मात्रा, सॉरी, एमएसपी क्या है गेहूं की? एमएसपी 2125 रुपए है सर। तो अगर मान लीजिए 2125 एमएसपी से सरकार को खरीदने में दिक्कत आएगी, सरकारी खरीद कैसे बढ़ेगी? इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी चूंकि पूरी मात्रा में गेहूं नहीं आया है, और जो अभी गेहूं आया है वो भी थोड़ा मॉइस्चर अभी सब में ज्यादा है। प्रचुर मात्रा में गेहूं इस महीने के आखिर तक मंडियों में आ जाएगा और तब ये भाव जो है 2100 रुपए से भी नीचे जाने की संभावना है पूरी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सरकार को फिर गेहूं मिल जाएगा? सरकार को पूरी मात्रा में गेहूं मिलेगा और गेहूं की किसी प्रकार की कोई कमी भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, पहले जो आंकड़े आ रहे थे कि हीट वेव चल रही है उस कारण से, बट वो अभी ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि गेहूं की कमी नहीं है, मौसम से भी नुकसान नहीं हो रहा है गेहूं को, तो फिर गेहूं एक्सपोर्ट पर पाबंदी हटा देनी चाहिए? देखिए विषय रहेगा अभी प्रोक्योरमेंट पे डिपेंड करेगा कि प्रोक्योरमेंट अभी सरकार के पाले में कितना। तो आप तो कह रहे हैं कि आ जाएगा। अच्छा, डिसीजन मुझे, हाँ सर वो बात सही है, उसको अगर हमको मद्देनजर रखना होगा सर, तो सर तमाम चीजों को देखकर ही किसी प्रकार का कोई फैसला लेगी, ऐसा हमारा मानना है सर। आपके नहीं, सरकार तो लेगी अपने हिसाब से, ये तो आपका क्या मानना है, सबका मानना है। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी से खुलना चाहिए। क्यों? गेहूं का एक्सपोर्ट क्यों नहीं खुलना हमारा चाहिए? मानना है। क्यों नहीं खुलना? जी, मेन कारण यही है कि अभी हम लोग जो वास्तविक आंकड़े हैं ना, उनका आंकलन होना बहुत जरूरी है आज की परिप्रेक्ष्य। अच्छा, एक बार वो हो जाए, जून जुलाई में जाके ऐसा कोई निर्णय होता है तो तमाम चीजों को मतलब प्रैक्टिकल रूप में अगर हम लोग निर्णय लिया जाएगा तो मेरे ख्याल में निर्णय होगा, ऐसा हमारा मानना है। आटे से प्रतिबंध अगर गेहूं से नहीं तो? आटा एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी मांग हमारी नेबेपुरा को आटे की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अगर उसके लिए सरकार विचार करती है तो हम उसको खोला जाना में कोई बुरी बात नहीं, उनको आ रही है ऐसी अगर है तो वो उसका एक्सपोर्ट किया जाना में कोई बुराई नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, क्रॉप का कोई अनुमान कितना उत्पादन का हो सकता है? हाँ, हमारा अभी एक सर्वे चल रहा है क्रॉप का स्टेट में, और जो प्राइमरी फाइंड आई है उसके हिसाब लग रहा है अनुमान 1 से लेके 100 टन गेहूं का उत्पादन होना चाहिए इस वर्ष। 104 से, तो फिर तो कम है सर ये लास्ट ईयर के मुकाबले। लास्ट ईयर देखिए साहब, कागजों में जो आंकड़े आए थे वो फर्स्ट के हिसाब से वो काफी ज्यादा आए थे, 112 मिलियन टन मेरे ख्याल से मुझे याद आता है। बट वास्तविक लोगों का अनुमान क्रॉप काफी कम रही है। अच्छा। हमारा अनुमान में 96 से 97 मिलियन टन ही का उत्पादन एक्चुअल में हुआ है। अच्छा, आपकी सरकार से कोई मांग इस वक्त गेहूं आटे के संदर्भ में? भारत सरकार ने तुरंत प्रोएक्टिव होकर के ओपन सेल में गेहूं को पूरे भारतवर्ष पे उपलब्ध कराया, जिसके कारण से आज गेहूं के दाम भी कम हुए और आटे के दाम भी कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी मात्रा में कम हो गए। अगर वो ओपन सेल की पॉलिसी नहीं आती तो शायद गेहूं उस समय के जो हिसाब चल रहा था, यही गेहूं 40 रुपये तक जा सकता था। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कि गेहूं और आटे को लेकर क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। जी हाँ, ग्वार की कीमतों में तेज गिरावट आई है। वायदा में 2 से 3% ग्वार के दाम गिरे हैं। 139 रुपये गिरकर अप्रैल का वायदा बंद हुआ है 5500 के स्तर पर। तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ ग्वार पर बात करने के लिए 2 एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। रुपेश गोयल हैं ग्वार के ट्रेडर और गजेंद्र पारक है ग्वारगम मिल चलाते हैं और ग्वारगम के मार्केट को समझते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पारक जी, क्या हो रहा है ये ग्वार में?
देखिए मृत्युंजय जी, ग्वार में जो फंडामेंटल है उसके विपरीत मार्केट पूरा उसके विपरीत। अच्छा। जो गम की डिमांड है वो रेगुलर है 25 से 28,000 टन, कभी 24,000 टन, कभी 27,000 टन, अप्रोक्स ऑन एवरेज 25 से 28,000 टन के बीच में। के अनुरूप जो ग्वार की सप्लाई है वो 3 से 4 लाख बोरी की है मंडियों में। बाकी का जो 5 से 6 लाख बोरी जो खपत में चाहिए वो सारा स्टॉक से बाहर आ रहा है। लेकिन अभी जैसे ही मार्केट गिरा है उससे स्टॉकिस्ट एकदम भी एक्टिव हैं और कोई सेल कर नहीं रहे ग्वार में। तो फिजिकल में कोई पैनिक नहीं है, पैनिक सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज एनसीडेक्स में। तो फिजिकल में क्या भाव है सर? फिजिकल में आज भी 5350 रुपए लूज, मतलब एनसीडेक्स से करीब करीब 50 रुपए ऊपर बिक रहा है वहाँ। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लग रहा है क्यों फिर दाम गिराए जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके की पीछे सीधा लो वॉल्यूम में एक्सचेंज में तो कोई भी छोटी पोजीशन से मार्केट को गिरा रहा है, और उसका मतलब क्या है कि जो लो वॉल्यूम में उसके चक्कर में एक्सचेंज में कोई लेना नहीं चाह रहा है, और फिजिकल में ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं। तो आगे क्या लग रहा है, ग्वार संभलेगा? बिल्कुल, ये जो मार्च का महीना है, कुछ जिसको ग्वार बेचने हैं वो बेच देगा, बाकी उसके अलावा कोई मेजर चेंजेस है नहीं एक्सपोर्ट साइड और डिमांड साइड। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे अराइवल्स कम होगी और स्टॉक से काफी हद तक ग्वार निकल जाएगा, उसके बाद एक अच्छी तेजी मिल सकती लगेगा उसमें। ठीक है, आप बने रहें। रुपेश गोयल साहब, आप जरा अब यहाँ से आगे ग्वार का क्या होगा? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं। आपसे मेरा और होगा कि आप कह रहे हैं कि आगे मार्च के बाद तेजी आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तेजी कहां तक जा सकती है तो इसका कोई जवाब? देखिए, वो तो डिपेंड करेगा, क्योंकि जो मार्च के बाद जब ये मानसून का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और आप जानते हैं कि बार मानसून में काफी के मार्केट में काफी उठापटक रहती है, इसका सीधा संबंध इस बार एल नीनो की काफी खबरें आ रही है। अब एल नीनो की क्या स्थिति रहती है उस पे इसके प्राइसेस मूवमेंट आएगा इसके प्राइसेस में। आगे ग्वारगम की जी मिथुन जी, डिमांड कैसी रहेगी ग्वारगम की आगे? डिमांड तो जो रेगुलर है वही डिमांड है, उसमें कोई चेंजेस कोई खास लग नहीं। आगे डिमांड बढ़ने की उम्मीद है क्या? बिल्कुल, डिमांड कुछ हद तक बढ़ सकती है अगर क्रूड के प्राइसेस कैसे रहते हैं और आगे ग्लोबल जो अभी व्यू देगा ओवरऑल सेंटीमेंट। जुड़ने के लिए पर डिटेल में के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज जी, अब जरा आप बताइए कि क्रूड की हमने बात की है और कच्चे तेल में आप देखिए कि बहुत तेज गिरावट कर आई थी। इसमें अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तो क्या करना चाहिए? देखिए मतलब जी, क्रूड क्योंकि अभी इसने 6,000 का लेवल कल ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट में जो भी सेंटीमेंट है थोड़ा सा हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर पोजिशनली मुझे लगता है कि अगर प्राइस थोड़ा सा रिबाउंड करते हैं 5800 या 6,000 के आसपास, क्योंकि 22 तारीख की मीटिंग है, हो सकता है कि उस मीटिंग, क्योंकि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बेल आउट पैकेज आ सकता है, तो उसमें एक बार क्रूड में आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर प्राइस 5800 6,000 के आसपास मिल जाए तो वहां पर मुझे लगता है बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है और नीचे 5200 में देखे जा सकते हैं, क्योंकि यूएस के अंदर सप्लाईज काफी बड़ी है और जो पंपिंग है क्रूड की वो हुई दिखाई इम्पैक्ट कर रही है क्रूड के प्राइसेस पे। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल क्रूड सैलोराइज का मार्केट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, मेटल में आज कोई टॉपिक आपकी माल्या जी जहां पर आपको लगता हो कि इस वक्त ट्रेड लेना ठीक हो सकता है बेस मेटल में? थिंक कॉपर 751 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे 753 के आसपास बेचना चाहिए, 758 का स्टॉप रखना चाहिए, नीचे में टारगेट 742 करेंगे। नीचे में टारगेट 742। कॉपर में आप करें कि बिकवाली करके चलें, इस पर आप नजर रखें। अभी मार्केट 750 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कॉपर के अलावा अनुज जी मेटल में और कोई कॉल आपकी? देखिए, एल्युमिनियम मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बाउंस बैक में आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर इन्वेंट्री काफी ड्रॉ डाउन है। तो एल्युमिनियम करीबन 201-202 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाए, 190 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 208-209 तक देखने को मिल सकता है। तो एल्युमिनियम में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। अब हम सवाल है हमारे अभिषेक, पूछिए अभिषेक। सर, सिल्वर कब तक हो जाएगी? चांदी 70,000 कब जाएगी? ओहो, बड़ा सवाल। माल्या जी बताइए। आई थिंक बहुत ही जल्द 68,500 आपको पॉसिबिलिटी, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा अगर ये
पॉसिबल 70 बहुत ही जल्द मिल सकता है, पॉसिबली नेक्स्ट देख सकते हैं। राजेंद्र है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ एमपी से। पूछिए राजेंद्र जी। जी सर, मेरा कॉटन से डायल केक पर है सर, इसमें तेजी करें या मंदी करें? कॉटन में तेजी करें या मंदी करें, बताइए अनुज जी। कॉटन केक में देखिए, कॉटन केक की अगर बात कर रहे हैं तो हमने रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि करीबन 2550 2580 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना, ऊपर में 27 है, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी का ट्रेड रहेगा। बट अगर हम की बात करें तो मुझे लगता है कि कॉटन पैक के अंदर आपको नरमी देखने को मिल सकती है अगर हम कपास और कॉटन की बात करें। बट कॉटन केक के अंदर एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो 2700 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, अगला सवाल पंकज का है आगरा के साथ। पूछिए पंकज जी। सर, मैं 400 का सिल्वर अप्रैल बाय सेल किए हुए हूँ। 66,400 पर अप्रैल का वायदा सेल किया आपने? जी जी। ठीक है, 6,400 अभी। ओहो, तो क्या सुझाव आपका माल्या जी इनके लिए? मोमेंटम सर इसमें पॉजिटिव है, ऊपर में 68,500 निकले तो इसमें बहुत 20,000 है, इनको सेल वाले स्ट्रेटेजी से निकल जाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सेल से निकल जाना चाहिए अभी। अंकुश है नेक्स्ट कॉलर। पूछिए अंकुश। हेलो, पूछें। हाँ सर जी, मैं नेचुरल गैस के बारे में पूछने जा रहा हूँ। नेचुरल गैस सिस्टम में बाई करनी सही रहेगी? नेचुरल गैस में बाइंग करना क्या ठीक रहेगा, बताइए अनुज जी। क्या सुझाव आपका? आज तेजी है। देखिए, नेचुरल गैस में 200 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है और हमने देखा है 2-3 बार भी नेचुरल गैस के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर प्राइस नीचे 205 206 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 196 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर में 215 से लेकर 220 तक देखने को मिल सकता है। इसमें 220 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, हम काफी समय से देख रहे हैं कि वो ब्रेक नहीं कर, अगर 220 ब्रेक से लेकर 232 तक के लेवल में आती हुई देखेंगे। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए कि क्या करना है अभी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा माल्या जी, एक सवाल मेरा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होगा आपसे कि ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म का मामला है, यूरोप का मामला है, बैंकों को आई थिंक काफी हीटेड अप है फिलहाल मार्केट, बहुत ही जल्द 2000-2500 हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर है यहाँ पे, अगर बिकॉज इट इज नॉट बाय एक ही भाव पे आप सब एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, वैल्यू बाइंग करें। अगर आपको समझो 100 ग्राम एक्यूमुलेट करना है तो जो है 56,000, कुछ जो है 55,000। तो ओवरऑल आपको एक ही भाव पे एक्यूमुलेट किया नहीं जा सकता, ऊपर में वापस आपको 60,000 के भाव जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप पोजिशनली जो है मेरे ख्याल से बाय ऑन स्ट्रेटजी बनाए, सारे आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक ही पॉइंट प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट ना करें। ठीक है। अच्छा अनुज जी, आप बताइए कि आपको क्या लगा, अगले हफ्ते फेड की मीटिंग है और अलग अलग अनुमान आ रहे हैं। एक्सपर्ट का एक तबका है जिनका ये मानना है कि फेड शायद दरें कम बढ़ाए या फिर ना भी बढ़ाए। ये भी एक तबका ऐसा जिनका मानना है कि हाँ 25 से 50 बेसिस पॉइंट के बीच में दरें बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है ताजा हालात को देखते हुए? तो रिव्यू करें तो उस टाइम पे हमने देखा था कि बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, साथ में बेल आउट पैकेजेस आए थे। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम भी कुछ ना कुछ बेल आउट पैकेज टाइप का कुछ मॉनेटरी जो है जो यूएस गवर्नमेंट है वो दे सकती है, क्योंकि इस टाइम जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके चलते कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हो सकता है कि ना, और मेरा ऐसा लग रहा है कि 0.25 तक कट करने का भी कुछ अंदेशा वो अपनी स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बार जो है वो या तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे या फिर कुछ कट अंदेशा रहेगा या फिर कुछ बेल आउट पैकेज मुझे लग रहा है कि वो इकोनॉमी में डाल सकते हैं। तो उससे काफी हद तक हम देखेंगे कि बेसिकली जो बुलियंस है उसको काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, रमेश हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। पूछिए रमेश जी। रमेश जी आप सुन पा रहे हैं जी? पूछिए। 15 अप्रैल के बाद कॉटन में क्या रहेगा? 15 अप्रैल के बाद? हाँ सर जी। कॉटन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कॉटन पे आज एक रिपोर्ट भी आई है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, जिसमें यह कहा है कि इस बार 306 लाख गांठ से कम उत्पादन रहेगा, जो कि पिछले 13 लाख गांठ का उत्पादन था। तो मतलब करीब करीब 8.5 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान जो है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घटाया है। तो अब जरा आप ये बताइए अनुज जी की ऐसे में 15 अप्रैल के बाद है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद आपको मानसून का जो प्री अजम्पशंस है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ प्री मानसून शॉवर जो है वो भी आपको दिखाई देंगे। जिस तरीके से अल्नीनो का खतरा बना हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटी के प्रोडक्शन पे थोड़ा बहुत डेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से कॉटन भी है, क्योंकि जो बारिश होगी उसी पे ही कॉटन की बिजाई जो
वो वहाँ पर डिपेंड करेगी। तो बारिश कम होगी तो डेफिनेटली जो वो थोड़ा सा कम रहेगा, जो कि कॉटन एसोसिएशन अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले दिनों में 15 अप्रैल के बाद जो मानसून का अजम्पशन है वो आएगा, और उसके साथ साथ कॉटन के प्राइसेस का भी डिटेल आता हुआ दिखाई। हमें लगता है कि एक रिकवरी आपको प्राइसेस में होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन के ऊपर कि कॉटन में आगे क्या होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर सुवेंदर है फरीदाबाद से, पूछिए। हमारा हाँ जी सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ, सीन लग रहा है। ठीक है, अभी गोल्ड के ऊपर हमने बात की भी है, लेकिन एक बार फिर से बताइए माल्या जी, क्या लगता है आपको गोल्ड यहाँ से? 58,600 नेक्स्ट प्राइस टारगेट हो सकते हैं। आपका एक्यूमुलेशन जोन 58,120 150 के बीच में रहेगा। स्टॉप लॉस ट्रेड का 57,900 के लिए रहेगा। तो देखिए, बात करते करते गोल्ड प्लस में भी आ गया, मतलब आज करीब करीब 450 रुपए से के आसपास की रिकवरी आ गई है गोल्ड में। अगला सवाल है दशरथ का, गुजरात से, पूछिए दशरथ जी। हाँ सर, सरसों में मस्टर्ड में तेजी कब आएगी? मस्टर्ड में तेजी कब आएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मस्टर्ड की अराइवल, और देखिए 113 लाख टन के आसपास की क्रॉप बताई जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से। दाम एमएसपी से नीचे हैं। अनुज जी, क्या कुछ आगे तेजी की उम्मीद आपको दिख रही है सरसों में? देखिए, अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्रॉप साइज बहुत है और इस बार यील्ड भी काफी अच्छी आई है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में तो अभी फिलहाल ट्रेंड थोड़ा डाउन साइड रहेगा। हाँ, हो सकता है कि इंटरनेशनल कारणों की वजह से अगर पाम का प्राइस बढ़ता है या सोयाबीन के भाव बढ़ते हैं तो फिर एक सपोर्ट आ सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी आने वाले 1 या 2 महीने प्राइस थोड़े स्टेबल या डाउन साइड में ही रहेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।